Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. In previous lecture, what we have learned so far, let's quickly recap that. क्या देखा था हमने देखा था environment क्या होता है, habitat क्या होता है, ecosystem क्या होता है, इनके बीच का difference भी हमने देखा था. Classification of ecosystem देखा था. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखा था, जिसमें एबियोटिक एंड बायोटिक आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और लिमिटिंग फैक्टर देखा था कि एबियोटिक और बायोटिक कैसे लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं, राइट. और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा था, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनको ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स जिनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. मैक्रो कंज्यूमर्स में हमने क्या देखा था, हर्बीवोर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको कहते हैं कार्निवोर्स, एंड हमने देखा था ओमनिवोर्स. माइक्रो कंज्यूमर्स में क्या देखा था हमने, फैगोट्रॉप्स, ऑस्मोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, और हमने देखा था वर्टिकल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, जो वेरी करता है विद ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना. ये एक्ट करता है एक नेचुरल लिमिटिंग फैक्टर. ये भी हमने देखा था कि प्लांट ग्रोथ जितना जितना हम ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड में कम होती जा रही है. और कुछ टर्म्स हमने देखी थी, यूरोथर्मल, स्टीनोथर्मल, यूरिहैलिन एंड स्टीनोहैलिन. यहाँ पे स्टीनोहैलिन है, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है आपका इकोलॉजी, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, बायोटिक इंट्रैक्शंस, कितने टाइप्स की बायोटिक इंट्रैक्शंस होती है, जिसमें आपका एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, बाकी सारी चीज़ें आती है. ट्रॉफिक लेवल्स क्या होती है, इकोसिस्टम में कैसे चलती है, फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, एडेप्टेशन, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन क्या चीज़ें होती हैं. और कुछ एमसीक्यूज है प्रीवियस लेक्चर के, वो भी हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द मोर टाइम. व्हाट इज इकोलॉजी? इट्स डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. दो ग्रीक वर्ड से बना है, ओकियोस, लोगोस. दो ग्रीक वर्ड से बना है, ओकियोस एंड लोगोस. ओकियोस का मतलब होता है होम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ होम. तो ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है. इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो स्टडी करता है रिलेशनशिप किनके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और उनका जो इन्वायरमेंट है. दैट मीन्स जो इकोलॉजी है ये ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शन, उनका रिलेशन पड़ता है उनकी सराउंडिंग्स. उसमें आपका क्या आएगा, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कैसे होती है, इंट्रैक्शन विद सराउंडिंग्स कैसे होती है. इसमें कुछ की स्टडी एलिमेंट्स हैं जो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं. इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल क्या चीज़ है, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटीज़, एंड देन इकोसिस्टम, देन बायोम्स एंड बायोस्फीयर. ये सारी चीज़ें क्या होती है, लेट्स सी देम इन डिटेल. लेकिन उससे पहले आप देखो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ें होती है. इंडिविजुअल से क्या बनेगा आपका, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बनेगा, कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बनेगा, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनेगा आपका बायोस्फीयर. तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो इनके बारे में हमने पढ़ना है. इकोलॉजी इंडिविजुअल के बारे में भी पढ़ती है, पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ती है, कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ती है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ आएंगी आपकी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ती है, बायोस्फीयर के बारे में भी पढ़ती है, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब जैसे कि मैम ने रिसेंटली हमने इन्वायरमेंट एंड साइंस साथ में सीरीज से स्टार्ट की है, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड है. आपने वहाँ सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है, मॉलिक्यूल से क्या बनती है सेल, सेल से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, सॉरी टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से आपका बनेगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनेगा कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ से बनेगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलके बनाएंगे एक बायोम. बायोम क्या होता है, एक्चुअली बड़ा सा एक इकोसिस्टम होता है लार्ज एरिया में. बायोम्स मिलके आपका बायोस्फीयर बनाएंगे जिसमें बहुत सारे बायोम्स होंगे, राइट. बायोस्फीयर मिलके क्या बनाएगा आपका, अर्थ बनाएगा. अर्थ क्या है, प्लैनेट है. प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मिलके बनाएंगे गैलेक्सी, एंड गैलेक्सीज मिलके बनाती है यूनिवर्स. ये आप एक रेफरेंस लेके चलते हो कि जो एटॉमिक से लेके यूनिवर्सल स्केल तक एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो. असल में आपको फोकस इतना ही करना है. इंडिविजुअल से बनता है क्या, यहाँ पे आप देखिए ऊपर, इंडिविजुअल से बनता है पॉपुलेशन, से बनता है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, एंड देन बायोस्फीयर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इनको हम डिटेल में देखेंगे. व्हाट एक्चुअली इज़ एन इंडिविजुअल एंड व्हाट इज़ स्पीशीज़, इनके बीच में डिफरेंस क्या है.
इंडिविजुअल क्या होता है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं, जो एक्ट करता है, जो फंक्शन करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टाइगर, एक ट्री, इसको क्या कहेंगे हम? एक ऑर्गेनिज्म है ये, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल। लेकिन स्पीशीज़, व्हाट इज स्पीशीज़? स्पीशीज़ होता है वही सिमिलर इंडिविजुअल्स। देखो, अगर हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, एक टाइगर मैंने बोला, एक ट्री बोला। टाइगर क्या है? एनिमल है, ये क्या है? प्लांट है, अलग अलग है। स्पीशीज़ भी अलग है, ठीक है, किंगडम भी अलग है। लेकिन व्हाट इज स्पीशीज़? ये तो इंडिविजुअल के बारे में हम बात कर रहे थे। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम स्पीशीज़ करेंगे, लेकिन कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स? जो सेम होंगे, क्या होंगे? इंटरब्रीड कर रहे होंगे और जो प्रोड्यूस करते हैं आपस में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे ह्यूमन प्लस ह्यूमन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, राइट। इसी तरह ह्यूमन एनिमल के साथ तो इंटरब्रीड करेगा नहीं। सिमिलरली हमारी स्पीशीज़ है होमोसेपियंस, हम हैं ह्यूमंस। क्या है? ह्यूमंस। तो स्पीशीज़ और इंडिविजुअल के बीच में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉपुलेशन क्या है आपका? ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़। हमने क्या देखा था? इंडिविजुअल, हमने देखा था स्पीशीज़, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है स्पीशीज़ में सेम इंडिविजुअल्स है, उन स्पीशीज़ का ग्रुप आपस में बनाएगा एक पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है ना। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, टाइगर क्या है? एक सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। ग्रुप ऑफ टाइगर्स, उनकी स्पीशीज़ का एक ग्रुप बनेगा, उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। तो बनाएगा एक सेम स्पीशीज़, उस सेम स्पीशीज़ को हम कहेंगे पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, कॉमन रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और पॉपुलेशन डायनामिक्स, मतलब पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, बढ़ती है, घटती है। किसकी वजह से? या तो बर्थ होगी, या तो डेथ होगी, या तो इमाइग्रेशन होगी, या तो एमिग्रेशन होगी। इमाइग्रेशन से आएगा, एमिग्रेशन से जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से पॉजिटिव होगी, यहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसी तरह हर्ड ऑफ ज़ेब्राज इन अफ्रीकन सवानाज, अफ्रीकन सवाना जो है, आप गूगल करना, वहाँ पे ज़ेब्राज ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो एक स्पीशीज़ बन जाती है, उनकी पॉपुलेशन बन जाती है। मतलब ज़ेब्राज की पॉपुलेशन अफ्रीकन सवानाज में ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, और भी कोई एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज़ कम्युनिटी देन? कम्युनिटी क्या होता है? तमाम पॉपुलेशंस, लेकिन इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती है, राइट। मैंने ऊपर आपको पिक्चर भी दिखाई थी, ठीक है ना, जिसमें सारी स्पीशीज़ मिल के रह रही थी, उनको कम्युनिटी कहेंगे। वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। इसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। व्हाट इज़ मेजर कम्युनिटी? लार्ज इंडिपेंडेंट, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आपकी बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती है, लेकिन मेन क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है ज़्यादा, दैट मीन्स वो एक मेजर कम्युनिटी बनती है। इसी तरह आपका, अगर आप ग्रास लैंड बोलेंगे, ग्रास लैंड सबसे ज़्यादा इधर क्या है? तो ग्रास है, तो उसको ग्रास लैंड कहेंगे। हो तो वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती है, राइट, बट मेजर कम्युनिटी वही है। माइनर क्या है? स्मॉलर है, ये डिपेंडेंट होती है। मेजर इंडिपेंडेंट होती है, स्मॉलर एरिया में जो डिपेंडेंट होती है, जैसे कि काउडंग पे आपके फंजे, माइक्रोब्स, ठीक है ना, उनको लाइकन्स कहेंगे, जो बैठे होते हैं काउडंग पे। तो ये लाइकन्स डिपेंडेंट है काउडंग पे, मतलब दूसरी स्पीशीज़ पे, ठीक है ना, तो उनको माइनर कम्युनिटी कहेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इकोसिस्टम क्या चीज़ है? व्हाट इज़ इकोसिस्टम? ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। बस इतना पता है कि जो कम्युनिटीज़ है वो इंटरेक्ट कर रही है अपने एबियोटिक इन्वायरमेंट के साथ आसपास, उसको आप इकोसिस्टम कहेंगे। वो इकोसिस्टम बनाता है, इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे। फिर हमने ये कल डिटेल में देखा था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक कॉन्सेप्ट आता है इकोलॉजिकल नीश, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत बार इकोलॉजिकल नीश एग्जाम्स में देखा है। इकोलॉजिकल नीश, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल नीश? ये एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल होता है, पोजीशन होती है एक स्पीशीज़ की एक इन्वायरमेंट में। मेरे कहने का मतलब क्या है? लेट्स सी अ पिक्चर। आप इस ट्री पे ध्यान दो, इधर 3 कलर हमने डिनोट किए हैं, राइट। ये एक बर्ड स्पीशीज़ है, वार्बलर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्बलर, बे ब्रेस्टेड वार्बलर। इसमें ये चिड़िया आपने देखी होगी, बे ब्रेस्टेड वार्बलर, एक येलो रम्प्ड वार्बलर, केप में वार्बलर। इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको बस आइडिया लेना है इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। ट्री के 3 हिस्से किए गए हैं, ये कलर इस पे डिनोट कर रहा है, बीच में येलो कलर है और बीच में यहाँ पे ऊपर टिप है। अब देखो, इनका सेम हैबिटेट है, बिल्कुल है, लेकिन इनका नीश डिफरेंट है, रोल डिफरेंट है। ये बॉटम ऑफ द ट्री पे फीड कर रही है, ये मिडल पार्ट पे रह रही है, लेकिन ये अपर पार्ट पे फीड कर रही है, ठीक है ना। टिप ऑफ द ब्रांच पे कर रही है, ये मिडल पार्ट पे फीड कर रही है। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट नीश है। तो व्हाट इज़ नीश? कि एक ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, कैसे खाता है, इसका बिहेवियर क्या है और बाकी स्पीशीज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये उसका रोल डिफाइन करता है। तो नीश क्या है? रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
ऐसा आप कर सकते हो। जैसे कि हनी बी है, हनी बी का नीश क्या है, एक तो ये पोलिनेशन करती है फ्लावर्स के बीच में एंड नेक्टर कलेक्शन करती है, ये इसका रोल बन जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बायोम, व्हाट इज बायोम? लार्ज इकोलॉजिकल एरिया ऑन अर्थ, ठीक है ना, बड़ा सा एक एरिया लेंगे हम, छोटा सा कोई इकोसिस्टम नहीं लेंगे बट लार्ज स्केल पे देखेंगे, उसको बायोम कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें टेरेस्ट्रियल में, फॉरेस्ट भी आएंगे, डेजर्ट भी आएंगे, ग्रासलैंड्स भी आएंगे, ठीक है ना, तो ये एक बायोम बन जाएगा। एक्वेटिक क्या है, फ्रेश वाटर, मरीन, ठीक है, बात समझ आ रही है। इकोसिस्टम हम एक पर्टिकुलर छोटी स्केल पे बोलते थे कि बायोटिक एबियोटिक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे हम। लेकिन यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात हो रही, पूरे फॉरेस्ट की, पूरे डेजर्ट की, पूरे ग्रासलैंड की, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मरीन, पूरे ओशन की बात हो रही है। तो लार्जर स्केल पे अगर हम देखें तो बायोम कहेंगे, बस इतना याद रखो, वरना इकोसिस्टम और बायोम एक ही चीज़ होती है बट ये लार्जर स्केल पे होती है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर बायोम कहाँ डिफाइन होता है, स्पेशली इसको डिफाइन करता है टेम्परेचर और रेनफॉल और उस रीजन का जो क्लाइमेट होगा, उसी अकॉर्डिंग हम बायोम्स को डिटरमाइन करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज़ इकोटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इकोटोन क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है दो इकोसिस्टम के बीच में या बायोम के बीच में, हम बात करेंगे दो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम 1 इकोसिस्टम 2, इनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक ग्रासलैंड स्पीशीज़ है, ठीक है ना, ये यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीशीज़ है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ पे अपनी स्पीशीज़ रह रही, यहाँ पे अपनी स्पीशीज़ रह रही, एक पॉइंट है बीच में जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रासलैंड यहाँ से है, यहाँ से फॉरेस्ट है, ये आपस में एक ट्रांजिशन बनाएंगे, एक जंक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जंक्शन बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे इकोटोन। क्या कहेंगे, इकोटोन। एरिया बिटवीन टू बायोम्स, एरिया बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स, जिसको हम डाइवर्स इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वो जोन है जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ मिल रही है, टू कम्युनिटीज़ मीट, बात समझ आ रही है। ये वो जोन है जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ आपस में मिल रही है, ठीक है। जैसे कि आपने मैंग्रोव फॉरेस्ट देखा होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट गूगल करना, ठीक है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम IFSR रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करता है, एक इकोटोन रिप्रेजेंट करता है मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, आपने देखा होगा, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अच्छा, इसी तरह अब ग्रासलैंड देखो, ग्रासलैंड, यहाँ पे ग्रासलैंड है, ये क्या है, ये भी एक जंक्शन है, ठीक है ना, किसके, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, एस्चुरीन, क्या, एस्चुरी क्या है, असल में एस्चुरी क्या होती है, ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच का जो जंक्शन होता है उसको एस्चुरी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो एस्चुरीन इकोटोन इसको कहेंगे, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स है इकोटोन के। क्या है इकोटोन, जहाँ पे दो बायोम्स के बीच में एक जंक्शन होता है, दो कम्युनिटीज़ मिल रही है और आपस में इंटीग्रेट कर रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर हम इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे कि हमने देखा ग्रासलैंड, यहाँ पे आप देखिए, आई विल रब दिस, इकोटोन नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है, बिटवीन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट एंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पे हमने ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट के बीच में देखा, व्हाट इफ इट इज़ बिटवीन ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, यहाँ फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में, डेजर्ट भी तो हो सकता है यहाँ कहीं, ठीक है। तो अमूमन क्या होता है, जो इकोटोन है ये नैरो होता है बिटवीन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, और ब्रॉड होगा ये बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ठीक है ना। तो इतना आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि ये जोन ऑफ टेंशन होता है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी होगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। यहाँ पे देखो आप जंक्शन पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना दोनों ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। नंबर और पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, वो जो आउटगोइंग होती है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, पेड़ों की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, आप देखो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बीच में है, यहाँ पे बीच में दोनों पाए जाते हैं, ये
यहाँ से यहाँ लेके चलो, पेड़ भी है, फ्लोरा फोना भी है, ग्रास भी है, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हाई डाइवर्सिटी बीच में, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज़ इको लाइन? इको टून आपने देखा, समझ आया होगा व्हाट इज़ इको लाइन। ये क्या है? ये ग्रेजुअल कॉन्टिन्यूस चेंज है एक स्पीशीज़ कंपोजिशन में अक्रॉस हैबिटेट ड्यू टू इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स, जैसे कि टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड। व्हाट इज़ दिस? इसको आप कहेंगे प्रोग्रेसिव क्या ट्रांजिशन। अब देखो इकोटून क्या था? एक जोन था ट्रांजिशन का दो इकोसिस्टम्स के बीच में, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, राइट। बट इको लाइन क्या है? ये एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। क्या है? डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। उतनी शार्प बाउंड्री नहीं होती है, बट एक ग्रेडियंट की तरह काम करती है, ठीक है ना। किसकी बाउंड्री है? फिजियो केमिकल फैक्टर्स सच एज ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये कुछ फैक्टर्स है, ठीक है ना, बिटवीन इकोसिस्टम्स। इनके बीच में, दो इकोसिस्टम्स के बीच में ये जो फैक्टर्स है, ये जो ट्रांजिशन है, प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन, ग्रेडियंट इसको आप कह सकते हैं, जो ग्रेजुअली चेंज होता जाता है, उसको हम इको लाइन कहेंगे। क्या है? एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, राइट। इसके बाद आपका आता है कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? राइट, ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स। बस ये आपको याद रखना है। ये क्या है? जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब पिक्चर देखिए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक बायोस्फीयर बना रहे हैं। लिथोस्फेयर माने लैंड, वाटर, एयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाईएस्ट लेवल। तो हाईएस्ट लेवल पे बायोस्फीयर आएगा, लोवेस्ट लेवल पे एक इंडिविजुअल आएगा, राइट। चलिए, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था, एज इफेक्ट। फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे गए, लेट्स सी दैट। ये एज इफेक्ट क्या होता है? हमने इको टून देखा कि ये एक जोन होता है, ठीक है ना, बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब यहाँ पे एक एज इफेक्ट कंसेप्ट आता है। एज इफेक्ट क्या चीज़ होती है असल में? जब इको टून में इंट्रैक्शन हो रही होती है बॉर्डरिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, ये बीच में एक कम्युनिटी यहाँ से आ रही है, दूसरी कम्युनिटी यहाँ से आ रही है, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम से या बायोम्स से, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है ना। मोर इंट्रैक्शंस, मोर वेराइटीज़ आ रही है स्पीशीज़ की, तो कुछ स्पीशीज़ की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सम स्पीशीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी, ठीक है ना, मोर एज कम्पेयर टू ईदर कम्युनिटी। यहाँ से जो कम्युनिटी आ रही है, यहाँ से, इनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसी को कहते हैं एज इफेक्ट, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? और जो स्पीशीज़ जो वहाँ पे होती है प्राइमरली, जो ज़्यादातर पाई जाती है, मोस्ट एबेंडेंटली पाई जाती है इस जोन में पर्टिकुलरली, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पे एज इफेक्ट, समझ रहे हो? यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा? एज इफेक्ट। तो एज स्पीशीज़ किनको कहेंगे फिर? वही जो मोस्ट एबेंडेंटली पाई जाती है। यहाँ पे जो ज़्यादा पाई जा रही है वो एज स्पीशीज़ बन जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात करें, ठीक है ना, ज़्यादातर बर्ड्स पाई जाती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ज़्यादातर एज इफेक्ट में बर्ड्स पाई जाती है, वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज़ मोर और इज़ ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट का इकोटोन अगर आप गूगल करेंगे, वहाँ पे आपको बर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दैट वी आर डन एंड डस्टेड विद द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोसिस्टम, ठीक है ना, हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट, लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट, सब हमने डिटेल में कवर किया है, क्या चीज़ें इसमें आती है। लेट्स स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या चीज़ होती है, राइट। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, या हम डिटरमाइन करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में इवोल्यूशन कैसे होती है, स्पीशीज़ कैसे इवॉल्व होती है, ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व होते हैं, वो कैसे खुद को अडाप्ट कर पा रहे हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से वो सब हो रहा है, ठीक है ना। ये सब आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एडाप्टेशन, ठीक है ना, आपको एडाप्टेशन देखना है, आपको बाकी सारी चीज़ें देखनी है इन अ मीनवाइल, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल आता है कि एडाप्ट कैसे कर पाता है एक ऑर्गेनिज्म खुद को,
अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, ताकि इसका जो सर्वाइवल चांस है वो बेटर हो जाए, इसका रिप्रोडक्शन ठीक हो जाए, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो इनकी है वो बन जाए, राइट। तो ये खुद को एडेप्ट कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ साथ। लेकिन ये जो एडेप्शन है इसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा ताकि आपको ठीक से समझ आए एडेप्टेशन कितने टाइप्स की हो सकती है। स्ट्रक्चरल को हम ये भी कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन भी इसे कह सकते हैं। अब जो एडेप्टेशन है आप समझ चुके हैं, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करता है, एडजस्ट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ ताकि उसका सर्वाइवल चांस बेटर हो जाए। जैसे कि पेड़ एग्जांपल ले ले, पेड़ की, ट्रीज़ की, वो बड़े होते जाते हैं, लंबे, दे ग्रू हायर, ठीक है ना। जिराफ की जो नेक है वो लंबी क्यों होती है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, पेड़ लंबे हो रहा है, उनको सनलाइट चाहिए तो खुद को अडाप्ट कर रहे हैं, लंबा हो रहे हैं। जिराफ पेड़ के ऊपर का जो ब्रांच वांच होती है वो खाता है, ठीक है, तो उसकी जो नेक है वो लंबी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, उसने खुद को ओवर द टाइम एडाप्ट किया है। ये मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो गई। इसी तरह अगर हम करेंगे बिहेवियरल एडाप्टेशन की बात, कि बिहेवियर कैसे, जैसे कि कुछ एनिमल्स माइग्रेशन जो करते हैं, बर्ड्स एक माइग्रेट क्यों करते हैं, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में माइग्रेट कैसे कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उनको स्ट्रेसफुल फील हो रहा है तो वो लेस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। जैसे कि विंटर में आती हैं यहाँ पे बर्ड्स, समर में नई किस्म की बर्ड्स आती हैं तो वो माइग्रेट करती रहती हैं, वो भी हम इन अ मीनवाइल एग्जांपल्स देखेंगे। फिजियोलॉजिकल क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, इंटरनल बॉडी प्रोसेस है किसी चीज़ की, जैसे कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इन कैमल्स, डेजर्ट में जो वो वाटर रिटेंशन करते हैं। फिजियोलॉजिकल अंदर का सिस्टम बताती है आपका एडेप्ट कैसे कर पाते हो आप, चाहे वो टेम्परेचर हो, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हो किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना। अब अगर हम इनमें डिटेल में एग्जांपल्स देखें, डिटेल में क्या मतलब, थोड़ी एग्जांपल्स अगर देखें, फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल में अगर हमने एग्जांपल देखी थी कि भाई साहब जो जिराफ विराफ है वगैरह, ठीक है ना। इसी तरह डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल ले लें मॉर्फोलॉजिकल में, डेजर्ट्स में थिक लीव्स होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर कम हो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। उनके डेजर्ट में पानी ऑटोमेटिकली कम होता है, तो जो ये होते हैं, ट्रांसपिरेशन कैसे होती है वो आपको मैम पढ़ाएगी इन डिटेल कि ट्रांसपिरेशन कैसे होती है। स्टोमेटा एक चीज़ होती है अपने लीव्स में, उसके थ्रू वो लॉस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं थिक होते हैं और स्टोमेटा बिल्कुल अंदर घुसा होता है, तो उनका लॉस ऑफ वाटर के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने खुद को मॉर्फोलॉजिकली अडेप्ट किया है, ये आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी तरह जैसे मैमल्स हैं, कोल्डर क्लाइमेट में जो रहती हैं उनके जो ईयर होते हैं या लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि लॉस ऑफ हीट कम हो, क्योंकि कोल्डर क्लाइमेट है, इसको हम एलन्स रूल भी कहते हैं, उतना डीप डिटेल में आपको नहीं जाना है, राइट। अच्छा, आपने कभी सोचा है एलिफेंट जो है, एलिफेंट के इतने बड़े कान क्यों होते हैं, वाई? बिकॉज जो एलिफेंट है आपका, इसके इनॉर्मस ईयर्स का राज क्या है, क्योंकि उनको स्वेटिंग नहीं होती, दे डोंट स्वेट, वाई? क्योंकि वो फ्लैप करते रहते हैं अपनी ईयर्स को, मारते रहते हैं ऐसे, ठीक है ना। उनकी जो हीट है वो लूज़ हो जाती है, उससे हीट लूज़ हो जाती है फ्लैप करने से ईयर्स, ताकि उनको स्वेटिंग ना हो, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी उनकी कूल रहती है। तो ये एलिफेंट का राज है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है आपकी, द टर्म इज़ हाइपर थर्मोफाइल। व्हाट इज़ हाइपर थर्मोफाइल? हाइपर थर्मोफाइल वो ऑर्गेनिज्म होता है जो थ्राइव कर सकता है, यानी कि रह सकता है, झेल सकता है एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर एग्जांपल आप ले सकते हो आर्के बैक्टीरिया, ठीक है ना। आर्के बैक्टीरिया मतलब एंशंट बैक्टीरिया इनको कहते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे, उनको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, कैसे है, क्या है, बेसिक्स आपको मैम पढ़ाएगी इन डिटेल साइंस पोर्शन में। तो ये एग्जाम्पल है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इंटरनल बॉडी प्रोसेस जो होते हैं, जैसे वाटर रिटेंशन हमने कैमल्स में देखे। अच्छा, ह्यूमंस में क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, क्या जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, हमारे लिए ब्रीथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर। जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, क्या माउंटेन्स पे जंप अप जाते हैं, वी नीड टू ब्रीथ फास्टर, ठीक है ना।
लेकिन कुछ दिन के बाद हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाती है उस कंडीशन को, तो हमें फील नहीं होता, ठीक है ना। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो विद टाइम ये हम अडेप्ट कर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्लेमेटाइजेशन। क्या कहते हैं, एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। दे आर ब्रीदिंग फास्ट, ओके, मान लिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी में जो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि द हायर यू गो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। उससे हमारी क्या होती है, जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाती है। ये साइंस का टिपिकल है, ये मैम आपको पढ़ाएगी इन डिटेल। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है। अच्छा, वेरिएशन क्या चीज़ होती है। वेरिएशन आप देखो ह्यूमंस में, ये एक एग्जांपल ली है हमने। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्किन कलर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट है, और शक्लें भी डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये एक वेरिएशन है। क्या है, वेरिएशन है। फिजिकल ट्रेट्स में वेरिएशन है, या बिहेवियर आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। तो वेरिएशन के सोर्सेज क्या कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो जेनेटिक डिफरेंस होगा डीएनए में, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी इसमें होता है, ठीक है ना। इसमें आप रिकॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट होता है रिप्रोडक्शन में, वो भी आपको मैम पढ़ाएगी। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, जो वेरिएशन है बहुत ही एसेंशियल है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अगर वेरिएशन नहीं होती, तमाम इंडिविजुअल्स क्या होते उनके लिए एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती, कुछ और इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो एक ही सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन पे सेम सर्वाइव कर पाते। इसी वजह से वेरिएशन आती है, ताकि जो सर्वाइवल हो वो बेटर हो जाए ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। कलर स्किन है आपका, टाइप ऑफ हेयर है आपका, ठीक है ना, करली है, स्ट्रेट है, या आई कलर है आपका, ठीक है, ब्लड टाइप है आपका, तो ये वेरिएशंस है, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशन। व्हाट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन एक सडन रैंडम चेंज होती है विद टाइम डीएनए में ऑर्गेनिज्म के। तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एक तो पॉइंट म्यूटेशन होता है, जैसे कि सिंगल पेयर में, ये भी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे इन डिटेल, इंसर्शन होगी या डिलीशन होगी किसी सिंगल पेयर में, ठीक है ना। इसमें जेनेटिक्स में क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है एडेप्टेशन की वजह से बेनिफिशियल भी हो सकती है ताकि ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर पाए, न्यूट्रल भी हो सकती है, कोई इफेक्ट नहीं हो सकता इसका, या हार्मफुल भी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं इससे, ठीक है। व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है, ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट कर पाता है इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइवल के लिए और रिप्रोड्यूस करता है सक्सेसफुली, ठीक है। डार्विन एंड वेलस, इन्होंने क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ये कुछ टर्म्स हैं। जो फिट होगा वही रह पाएगा, जो अडेप्ट कर पाएगा जल्दी वही आगे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नेचुरल सिलेक्शन है, इन्होंने अपनी गर्दन लंबी कर दी फॉर अ पर्पस। ये आप देख सकते हैं इनकी बीक्स जो है, चोंच डिफरेंट है भाई, कोई इंसेक्ट खा रही है, किसी को नट तोड़ना पड़ रहा है, जैसे कि आप पैरट में देखोगे उनकी चोंच डिफरेंट होती है, बिकॉज वो नट भी खाते हैं, एप्पल भी खाते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, सीड्स। तो अकॉर्डिंगली उनकी जो बीक है वो मॉडिफाई होगी, अडेप्ट होगी, नेचुरल सिलेक्शन इसको कहते हैं। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन इज अ चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। मतलब जैसे कि स्पीशीज़ इवॉल्व होती रहेगी। आप देखिए हम क्या थे पहले, डार्विन की थ्योरी अगर देखें, ये विद टाइम इवॉल्व होती रही टिल होमो सेपियंस, ठीक है ना, धीरे 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 होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, एंड देन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली होमो सेपियंस आ गया। तो ये कैसे हो सकता है, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो। व्हाट डज इट रिजल्ट इन, एक नई स्पीशीज़ आती है, ठीक है ना, लेकिन 100 साल 200 साल 150 साल लगते हैं, तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ थी, उससे निकल के आ गई डिफरेंट डिफरेंट ओवर द टाइम, उन्होंने खुद को अडेप्ट किया और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो गए, तो बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली इंक्रीज़ हो रही है इससे। तो ये एक फीचर है इसका एवोल्यूशन का, राइट। व्हाट इज स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज, ये जो अभी हम बात कर रहे थे वही चीज़ है ये। अब देखिए एक पर्टिकुलर फाउंडर स्पीशीज़ है, इससे कितनी स्पीशीज़ लेके आ गई, बहुत सारी, किसी की बीक लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की कर्व्ड है, तो ये पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इसे नेक्टर सक करती है, और इससे क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट, और इंसेक्ट्स भी खाती है, ये नेक्टर कलेक्ट करती है, इससे नेक्टर कलेक्ट होता है, इससे सीड्स वगैरह, देखो जितनी छोटी बीक है, जैसे पैरट की एग्जांपल ले ली हमने, सीड्स वगैरह इनको ब्रेक करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं फाउंडर स्पीशीज़ ये थी, तो बहुत सारी स्पीशीज़ लेके आ गई,
ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब समरी में देख सकते हैं आप एडेप्टेशन, वेरिएशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन, स्पीशिएशन, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या चीज़ होती है? एक्सटिंक्शन सिंपली एक प्राइमरी रीज़न होता है एक्सटिंक्शन का, या तो इन्वायरमेंटल चेंज होगी या तो कोई बायोलॉजिकल कंपटीशन होगा दो स्पीशीज़ के बीच में, तो एक स्पीशीज़ एक्सटेंट होगी, ख़त्म होगी। या एक्सटेंशन ऐसे भी ऑकर हो सकता है कि स्पीशीज़ कोई इवॉल्व नहीं करती है ओवर द टाइम, ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी इवॉल्व नहीं कर पाती, उनको टाइम लगता है, तो वो एक्सटेंट हो जाती है, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कम्युनिटी टाइप्स हमने ऊपर देखा, मेजर, माइनर, क्या चीज़ें होती है। ओके, अब बायोटिक इंटरेक्शंस पे आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में क्या आएगा आपका? फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में आपका आएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है ना, होम्योस्टेसिस, ठीक है, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अब बायोटिक इंटरेक्शंस कितने टाइप की होती है। सबसे पहले एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन है। बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा फूड चेन, ठीक है ना, फूड वेब। फूड चेन क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रास है, वो रैबिट ने खाई, रैबिट को वुल्फ ने खाया, वुल्फ को लाइन ने खाया, फॉर एग्जांपल, ये एक फूड चेन बन गया, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है इसमें, राइट। फूड वेब क्या है? फूड वेब है इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, एक वेब बन जाता है, ठीक है ना, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, एक फूड वेब बन चुका है। काफ़ी सारे फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक है, ठीक है, ये भी हम अभी देखेंगे। बात चल रही है एमेंसेलिज्म की। एमेंसेलिज्म क्या है? ये भी एक बायोटिक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज़ क्या होती है, हार्म हो जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना, या डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो बाकी अदर बेनिफिट हो सकती है, ठीक है ना, या अनअफेक्टेड रह सकती है। बात समझ आ रही है? एमेंसेलिज्म में एक जो स्पीशीज़ है उसमें इफ़ेक्ट ज़ीरो भी हो सकता है या बेनिफिट भी हो सकती है, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको कहते हैं एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में आपकी दो चीज़ें आती है, एंटीबायोसिस एंड कंपटीशन। एंटीबायोसिस आपने देखा होगा, एक फंजे, मोल्ड, देखो ब्रेड आप रखो घर पे काफ़ी देर तक, ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना, ब्रेड का टुकड़ा, उस पर एक फंगस चढ़ता है, ठीक है ना। वो फंगस क्या चीज़ है? वो फंगस यही चीज़ है, फंगस वहाँ पे जो इनहिबिट करता है बैक्टीरिया। क्या करता है? बैक्टीरिया। फंगस की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया चढ़ जाते हैं, वो पूरा पूरा वो ग्रीनिश बन जाता है, वाइट ग्रीनिश उस पर चढ़ जाता है, एंटीबायोसिस इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक इफ़ेक्ट हो गया और एक बेनिफिट हो गया, वो ब्रेड को खा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, कंपटीशन क्या चीज़ है? कंपटीशन ये चीज़ है जैसे कि आपका बड़ा सा एक पेड़ है, इसकी शेड में छोटा पेड़ है, इसको सनलाइट मिल रही है फुल, लेकिन इसको नहीं मिल पा रही है, तो ये फ़ायदेमंद है, इसको इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कंपटीशन है। जैसे एक लार्ज ट्री है, जैसे मैंने बोला, उसकी शेड में स्मॉल प्लांट रह रहा है, वो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो रही है, ठीक है ना। इस स्मॉल प्लांट का बड़े प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये हार्म हो रहा है, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो, तो बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। दूसरा आता है कमेंसलिज्म, ठीक है ना। कमेंसलिज्म क्या है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, ठीक है ना, फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनिज्म, उसको लेकिन हार्म नहीं करता है। वन बेनिफिट्स वन अनइफेक्टेड। फॉर एग्जांपल शार्क पे सकर फिश लगी होती है, ठीक है ना, वो अपना जो भी शार्क पे लगा होता है खा लेती है, लेकिन शार्क पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट शार्क को उससे बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है ना, अनइफेक्टेड रह रही है, ऐसा भी कह सकते हो, सफाई हो रही है उसकी। बात समझ आ रही है? तो क्या बात कर रहे हैं हम? कमेंसलिज्म की, ठीक है ना। उसके बाद म्यूचुअलिज्म में बहुत दोनों को फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में आप ह्यूमंस में एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। ह्यूमंस में हमारे गट में माइक्रोफ्लोरा करके एक चीज़ होती है, ठीक है ना उसको भी फ़ायदा हो रहा है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, हम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। अब ये गट फ्लोरा क्या करता है, ये साइंस में आप पढ़ोगे जब मैम आपको पढ़ाएगी, राइट नाउ आपको इतना याद रखना है म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल और म्यूचुअलिज्म क्या होता है। आपने देखा एमेंसलिज्म, आपने देखा म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। कंपटीशन क्या है? जहाँ पे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये भी हमने देखा, ये एमेंसलिज्म में ही आता है। पैरास्टेजिज्म क्या है? पैरास्टेजिज्म क्या है? में एक बेनिफिट हो रहा है एक को, जैसे टेप वॉर्म है इंटेस्टाइन में,
ठीक है ना। तो हमें डिवर्मिंग करनी पड़ती है। उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं वो आधा वो खा रहे हैं, लेकिन हमें नुकसान हो रहा है। ये पैरासिटिज्म है। न्यूट्रलिज्म क्या है? न्यूट्रलिज्म वो है, ये ऐसा रिलेशनशिप है, कोई इफ़ेक्ट नहीं, ठीक है ना, किसी से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं। न्यूट्रलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है, दो स्पीशीज़ के बीच में ऐसा इंट्रैक्शन है, दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, दैट इज़ द फंडामेंटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टे एंड टैरेंटुलाज, ठीक है ना। कैक्टे एंड टैरेंटुलाज अपने डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है ना, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये एक न्यूट्रलिज्म है, एक दूसरे को कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि नेगेटिव इंट्रैक्शन कौन सी है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन कौन सी है। इसमें नेगेटिव इंट्रैक्शन, इसमें जैसे कि हमने देखा एमेंसिलिज्म, इसमें नेगेटिव इंट्रैक्शन है। प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म। अच्छा, प्रीडेशन क्या होती है? जिसमें एक बेनिफिट होता है, दूसरे को बेचारे को हार्म पहुंचता है, ठीक है ना। कंपटीशन भी एक नेगेटिव कंपटीशन। अच्छा, पॉजिटिव इसमें कौन कौन सा है? कमेंसलिज्म है और म्यूचुअलिज्म, इसमें पॉजिटिव इंट्रैक्शन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। न्यूट्रलिज्म क्या है? ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, इसमें दोनों को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, कम ही देखने को मिल रहा है आपको। लेट्स नाउ सी ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम। ये भी एक इकोसिस्टम की फंक्शन है। व्हाट इज़ अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल एक वर्ड से आया, ट्रॉफी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। क्या? नरिशमेंट, ठीक है। मतलब हम अपना फूड कहीं से ले रहे हैं तो हम खुद को नरिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? एनर्जी फ्लो। क्या करेगा ये? रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ क्या? एक पोजीशन है उसकी जो वो फूड चेन में ऑक्यूपाई कर रहा है। बात समझ आ रही है? वो एक ट्रॉफिक लेवल उसकी बन जाती है। चलिए देखते हैं। ये पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है जो वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि अच्छा, एनर्जी फ्लो ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली। ये यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। 10% लॉ आपने देखा होगा, ठीक है ना। 10% लॉ, एनर्जी फ्लो यूनी डायरेक्शन, जैसे प्रोड्यूसर्स से जाएगी फिर वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स पे जाएगी। ट्रॉफिक लेवल्स में क्या आता है सबसे पहले? अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल्स की, प्रोड्यूसर्स, जिनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं। जैसे कि प्लांट्स है, एल्गे हैं, या अपना फूड बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आपके हर्बोवर्स हो गए जो प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी हो गए कार्निवर्स। फिर टर्शरी जैसे टॉप प्रेडेटर्स। फिर डिकम्पोजर जैसे फंजे, बैक्टीरिया, ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट, आई रिकमेंड यू गो फर्स्ट चेक दैट आउट। तो ये आपका ट्रॉफिक लेवल में डिफरेंट लेवल्स आती हैं, ठीक है, एनर्जी फ्लो में। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल आपका प्लांट है, इसको किसने खाया? हर्बीवोर ने। उसको किसने खाया? फर्स्ट लेवल कार्निवोर ने। जैसे रैबिट, ठीक है ना, रैबिट को किसने खाया? सेकंड लेवल कार्निवोर को। समझ आ रही है बात? तो जो प्लांट्स है इनको मिली एनर्जी सन से, इन्होंने खुद बनाया फूड, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स में आपने देखा है हेटेरोट्रॉफ्स क्या होती है, ठीक है। अब ट्रॉफिक लेवल्स इंट्रैक्शंस में 3 चीज़ें आती है। एक आता है फूड चेन, एक आता है फूड वेब और इकोलॉजिकल पायरामिड। चलिए देखते हैं फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। फूड चेन एक लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में। जैसे ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया। फूड वेब क्या है? मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। या पिक्चर देख सकते हो, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन इसमें आता है एक टाइप। देखो फूड चेन में ग्रेजिंग आएगा, एक डेट्रिटस फूड चेन आएगा। ग्रेजिंग फूड चेन में देखो फ्लावर है, कैटरपिलर इसको खा के गया, फ्रॉग आई, कैटरपिलर को खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को आउल ने खाया फॉर एग्जाम्पल, या ईगल ने खाया। तो ये एक ग्रेजिंग फूड चेन बन गया। लेकिन डेट्रिटस क्या है? जो डेड डिकेइंग मैटर से ही शुरू होता है। या आप देख सकते हो डेड डिकेइंग मैटर, यहाँ पे डेड लीव्स है। जैसे कि वुड लाउस है, इसने वुड लाउस क्या करता है? डेड लीव्स खाता है। वुड लाउस को किसने खाया? ये ब्लैक बर्ड आ गई कहीं से, खा लिया। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? डेट्रिटस पे। तो डेट्रिटस फूड चेन इसे कहेंगे। बात समझ आ रही है? नाउ यू गॉट द पॉइंट। फूड वेब क्या है? अब देखो यहाँ ग्रास से स्टार्ट हुई, कितने फूड चेन्स निकले यहाँ से? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 पॉसिबल फूड चेन्स यहाँ से है। जैसे कि ग्रास, ठीक है ना, ग्रास रैबिट ने खाया, ठीक है ना। रैबिट को हॉक भी ले सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रास हॉपर को लेजर्ड भी ले सकती है, लेजर्ड को ये भी ले सकता है। माउस ग्रास में है, उसने स्नेक ने इसको खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। तो ऐसे एक फूड वेब बनता है। तो फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। इसी तरह अगर हम बात करें मरीन फूड वेब की, मरीन फूड वेब में आप प्राइमरी देखो फाइटोप्लैंक्टन्स है, इनको
किसने लिया, ज़ूप्लैंक्टॉन्स ने। ज़ूप्लैंक्टॉन्स ने फर्स्ट लेवल कार्निवोर कंज्यूमर आएगा, क्रैब है आपका, फॉर एग्जांपल स्टार फिश है, सी स्टार्स है, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर टॉप कॉर्नर। अब धीरे धीरे जितनी जितनी ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाती है तो एनर्जी हीट लॉस होती रहती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपका आता है इकोलॉजिकल पैरामिड्स। व्हाट आर इकोलॉजिकल पायरामिड्स? इकोलॉजिकल पायरामिड्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, इकोलॉजिकल पायरामिड्स रिप्रेजेंट करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। क्या करते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स को रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे। उनकी इकोलॉजिकल जो पोजीशन होगी, चाहे वो प्रोड्यूसर है या फिर फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है ना, एक इकोलॉजिकल पायरामिड में हम ऐसे बनाएंगे और उनकी लेवल को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स की, उसी को कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड। बात समझ आ रही है? अब पायरामिड कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो पायरामिड ऑफ नंबर होगा, एक तो पायरामिड ऑफ बायोमास होगा, एक पायरामिड ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, नंबर, बायोमास, एनर्जी। पायरामिड ऑफ नंबर क्या है? पायरामिड ऑफ नंबर है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। मतलब जैसे कि ग्रास है, कितनी ज़्यादा ग्रास है, तो ज़्यादा है तो ये आएगी सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रास हॉपर, कम ही होंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रास। उसके बाद रैट, कम ही होंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रास हॉपर्स। फिर स्नेक भी कम ही दिखने को मिलते हैं। तो ऐसा एक पायरामिड बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपराइट है और यहाँ पे इन्वर्टेड है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर है बड़ा सा ट्री, उस पर ये कीड़े वीड़े बैठे हैं, बर्ड्स खाते हैं इस कीड़े को। तो पायरामिड ऑफ नंबर्स इवेंचुअली क्या चीज़ है, ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ का। ये डिपेंड करता है साइज़ पे। बात समझ रही? तो ये हमेशा अपराइट नहीं हो सकता, इट कैन बी कम्प्लीटली इन्वर्टेड। बस ये बात आपको याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। पायरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अच्छा, पायरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या चीज़ होती है आपकी? बायोमास होता है टोटल मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ड्राई मास, ठीक है ना। आपका जो वेट है, जो ड्राई मास है आपके ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे टोटल मास, ठीक है ना। जैसे कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उनका ड्राई वेट सेपरेटली मेजर करेंगे तो उसको कहेंगे बायोमास। बस इतना आप याद रखो। तो बायोमास क्या होगा, जैसे कि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, फिर से लेंगे, ग्रास ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ड्राई मास इसका ज़्यादा होगा। इसी तरह हर्बीवोर्स कम ही है तो इनका मास एज़ कम्पेयर टू दिस कम होगा। फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो ऐसे ये अपराइट बन जाता है। बट द थिंग इज़ ये इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक में, तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेल्स का आप देखो, इनका मास ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर बहुत कम, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन इनको फिशेस खाती है, एल्गे वेल्गे इनको फिशेस खाती है, ये भी कम होंगी, लेकिन इनका मास ज़्यादा होगा, ये लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है ना। इनका ड्राई मास ज़्यादा होगा क्योंकि एक वेल में कितनी सारी मछलियाँ, अगर आप कंपेयर करोगे एक वेल का वेट ड्राई मास एज़ कम्पेयर टू मैनी स्मॉल फिशेस, तो ज़्यादा होगा वेल का ही। बात समझ आ रही है? तो ऐसे अज्यूम कर सकते हो, आप समझ सकते हो। तो इतना आपको याद रखना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है आपका एनर्जी। पायरामिड ऑफ एनर्जी आपने देखा होगा, ओनली 10% इज़ ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल, इसको कहते हैं 10% लॉ, ये आपने देखा होगा। तो एनर्जी लॉस हो जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, दैट इज़ वाई एनर्जी, देखो अगर ये पायरामिड ऑफ एनर्जी है, हर एक ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3, जब एनर्जी लॉस होती जाएगी तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो ये अपराइट होगा हमेशा, ये आपको याद रखना है। पायरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे कि हमने देखा एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी, कम होती गई, उसका 10%, उसका 10%, उसका 10% आगे बढ़ता गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पायरामिड्स की, वो ये है, इकोलॉजिकल पायरामिड्स डू नॉट कंसिडर द सेम स्पीशीज़, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? अगर कोई सेम स्पीशीज़ है, एक ही ट्रॉपिक लेवल पे है, ठीक है ना, यहाँ दो ट्रॉपिक लेवल्स पे एक ही स्पीशीज़ देखने को मिल रही है, ये इकोलॉजिकल पायरामिड जो है ये इनको कंसिडर में नहीं लेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक स्पीशीज़ है उसी टाइप की, उनकी दूसरी स्पीशीज़ एक और ट्रॉपिक लेवल पे भी देखने को मिल सकती है, बट वो उनको कंसिडर नहीं करेगा। ये एक आप बोल सकते हो लिमिटेशन है, ठीक है ना। ये अज्यूम करता है सिंपल फूड चेन,
ठीक है, सिंपल फूड चेन आप ले लो, उसका ये एज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो वो नेचर में यूजुअली एग्जिस्ट करता है हर जगह, सिंपल फूड चेन, ठीक है ना। अब फूड वेब कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है। हमने देखा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक एक ट्रॉपिक लेवल पे आगे बढ़ती जा रही है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कोई पोल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, जो परसिस्टेंट पोल्यूटेंट भी इसको कहते हैं, वहीं पे रह रहा है, ठीक है ना। तो ये मूव फॉरवर्ड कर रहा है, बात समझ आ रही है, उसको कहेंगे बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना, DTT। ये भी हम देखेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आप देखो बायो एक्यूमुलेशन एक टर्म आती है, और देखो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन, राइट। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है, ये ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, धीरे 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 एक्यूमुलेट होती है, इसको क्रॉनिक पॉइजनिंग भी कहते हैं, ठीक है, क्रॉनिक पॉइजनिंग, ठीक है ना। या कोई भी सब्सटेंस है किसी ऑर्गेनिज्म में जो आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चली गई, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद एक्सक्रीट करेगा, ठीक है ना, इंटरेक्ट करेगा, धीरे धीरे वो बाकी ऑर्गेनिजम्स में चली जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल DTT बैन किया गया था, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ये जो है ये इसकी रिस्क ऑफ बायो एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ये ज़्यादा देर तक रहता है वहीं पे, तो ये बायो एक्यूमुलेट होता रहता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। बायो मैग्नीफिकेशन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन आपने देखा एक्यूमुलेट होता रहता है धीरे धीरे, बायो मैग्नीफिकेशन होता है प्रोग्रेसिव, जो यही बायो एक्यूमुलेशन है वो प्रोग्रेस कर रही है आगे जाके, ठीक है ना, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन, क्या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, उसको कहेंगे बायो मैग्नीफिकेशन हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन आप देखो, इसमें इतना सा था, धीरे 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 बढ़ता गया, ठीक है ना। बायो मैग्नीफिकेशन क्या है, यहाँ पे आपने प्लांट्स पे DDT स्प्रे किया, वो ग्रास हॉपर ने प्लांट खाया, उसमें चला गया, वो बर्ड ने खाया, उसमें चला गया, तो वो बढ़ती गई, कंसंट्रेशन बढ़ती गई, हॉक ने इनको खाया तो बढ़ती गई, ठीक है। तो उसको कहेंगे बायो मैग्नीफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जा रहा है एक ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड होम्योस्टेसिस क्या होता है वो हम देखेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज़ होती है कि एक ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस है जहाँ से इकोसिस्टम चेंज होते हैं या डेवलप होते हैं ओवर टाइम, क्या डेवलप होते हैं ओवर टाइम या चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे लाइकन्स आए, ठीक है, लाइकन्स से बने स्मॉल एनुअल प्लांट्स, ठीक है ना, और लाइकन्स भी इधर है, ठीक है, इनसे फिर ग्रासेस बने या पेरिनियल्स बने, जो भी है, इनको हम कहेंगे पाइनियर स्पीशीज़, ठीक है। पाइनियर स्पीशीज़ से बना इंटरमीडिएट स्पीशीज़, इंटरमीडिएट से क्लाइमेक्स, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे ग्रासेस श्रब्स बनने शुरू हो गए, फिर एक जीता जागता फॉरेस्ट भी खड़ा हो गया, तो इसको कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन के दो टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सक्सेशन क्या है, ठीक है ना, सक्सेशन क्या है, ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस जिसकी वजह से इकोसिस्टम चेंज होता है या डेवलप होता है ओवर टाइम। ये एक सीक्वेंशियल रिप्लेसमेंट है, लाइकन्स को रिप्लेस किया ग्रास ने, ग्रास को रिप्लेस किया श्रब ने, श्रब को रिप्लेस किया प्लांट्स ने, प्लांट्स ट्रीज, धीरे 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 बढ़ती गई, एक कम्युनिटी बनती गई, ठीक है ना। फिर एक स्टेबल कम्युनिटी आती है जिसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्शन है जहाँ पे कोई कम्युनिटी थी ही नहीं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखी कोई कम्युनिटी थी नहीं थी, वहाँ से होकर बनती आई है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, जहाँ पे ऑलरेडी थी, बनी थी एक कम्युनिटी, एक मैच्योर कम्युनिटी बनी थी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो डैमेज हो गई, कोई फॉरेस्ट फायर आ गया, फिर से उसी जीरो स्टेज पे आ गई, तो उस जीरो स्टेज से फिर धीरे धीरे डेवलप होती गई, फिर से बन गई, ठीक है ना, पाइनियर, इंटरमीडिएट, क्लाइमेक्स, ठीक है ना। तो इसको 100-150 साल लगते हैं असल में, ठीक है। तो सेकेंडरी बनी बनाई से बनती है, प्राइमरी जहाँ पे कुछ नहीं होता, राइट। ये आप देख सकते हो स्टेजेस, इसमें स्टेजेस क्या है आपके, सेकेंडरी में पहले डिस्टर्बेंस हो गई, उड़ गया सब कुछ, फायर वगैरह, फिर पाइनियर स्पीशीज़, इंटरमीडिएट, क्लाइमेट, ये आपने देखा क्लाइमेक्स। अच्छा, प्राइमरी सेक्शन में क्या है, बेयर रॉक थी, कुछ नहीं था वहाँ पे, नो सॉइल, एक्सट्रीम कंडीशन थी, पाइनियर स्पीशीज़ बनी, लाइकन्स, मॉसेस आ गए, उनने ब्रेक डाउन किया रॉक को, सॉइल बना। सॉइल कैसे बनता है, रॉक को जब वेदरिंग होती है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग, एंड वेदरिंग से सॉइल बनती है। फिर हर्बेशियस स्टेज आ गया, ठीक है ना, जहाँ पे ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए, फिर श्रब स्टेज आ गया, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। एक कंसेप्ट आता है जैसे कि प्लांट्स में
सक्सेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल इसमें दो टर्म्स आती हैं आपकी, ज़ीराच हाइड्राच, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या चीज़ होती है, ज़ीराच क्या होता है, जैसे कि इसको ज़ीराक भी बोलो, जैसे भी प्रोनाउंस करना है आपको, डजेंट मैटर, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कोई बैर रॉक है, बैर रॉक है जहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं है, कम मॉइस्चर है, लो मॉइस्चर कंटेंट है, वहाँ से कोई प्लांट उग के आ गया, ठीक है ना, यहाँ से कोई कम्युनिटी बन गई। अब हाइड्राच क्या है, जहाँ पे वाटर बॉडी ऑलरेडी थी, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा था, वाटर में कैसे होगी, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स में, फिर आएंगे हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है ना, फिर धीरे 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 बनता जाएगा, ठीक है ना। अब सक्सेशन में क्या होता है, चाहे वो वाटर में हो लैंड में हो, एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है, उसको कहते हैं मैजिक, दूसरा नाम क्या कहते हैं, मैजिक, ये आपको याद रखना है। नाउ वी आर डन विद सक्सेशन, लेट्स स्टडी अबाउट होम्योस्टेसिस, क्या चीज़ होती है। अब इकोलॉजी में जो होम्योस्टेसिस है उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि ये एक टेंडेंसी है एक बायोलॉजिकल सिस्टम की जो रेजिस्ट करता है चेंज। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, और ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बायोलॉजिकल सिस्टम लगा है, तो वो अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के साथ साथ इक्विलिब्रियम में रखता है खुद को, उसको कहेंगे होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। जब इकोसिस्टम्स क्या है, जो मेंटेन करते हैं their equilibrium, they can regulate their own species, structure, functional process, ऐसे हम कह सकते हैं। क्या होमोस्टेसिस क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल, बात समझ आ रही है। एडेप्टेशन जो हमने ऊपर देखा उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। क्या है ये, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे आप कह सकते हो इसे। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनकी बॉडी में ज़्यादा स्वेटिंग होती है ताकि वो कूल डाउन हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह जैसे हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है गर्मी में, क्यों, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक ठाक रहे, ठीक है ना, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहे। इस तरह बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, हमने देखा था थर्मो रेगुलेशन कैसे वो करते हैं। जैसे एलिफेंट अपने ईयर्स को फ्लैप करता है, आपने कभी देखा कि एलिफेंट में जो ईयर्स लगे होते हैं वो फ्लैप बड़े बड़े क्यों होते हैं, वो खुद को फ्लैप करता है ताकि पसीना ना आए, बॉडी टेम्परेचर कूल रहे। ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। कैक्टस की मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको कि कैसे होता है, राइट। तो पोलर बियर हाइबरनेशन करता है, ठीक है ना। एस्टिवेशन क्या होती है, हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर में पोलर बियर लंबी नींद पे जाता है, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। इसी तरह स्नेल्स जो होते हैं या फिश होती हैं वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं ताकि समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हीट वगैरह उनको ना हो। बात समझ आ रही है। ये भी एक होम्योस्टेसिस है। यहाँ माइग्रेट करते हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, राजस्थान में एक नेशनल पार्क है कोयलाडो नेशनल पार्क, ठीक है ना, भारतपुर में। वहाँ पे साइबेरिया से हर साल बहुत सारी बर्ड्स आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती है जो वहाँ पे रहती है, ठीक है ना। साइबेरिया कोल्ड रीजन है, वहाँ से वो आती है यहाँ पे राजस्थान के कोयलाडो नेशनल पार्क में, तो वो एक माइग्रेशन करते हैं, होम्योस्टेसिस उसको भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। नाउ आई होप आपको ये समझ आया होगा। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना एंड स्टे ब्लेस्ड।